नमस्कार साथियों, इस सेशन में बात की जाएगी खबरें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज की खबरों में शामिल है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, ईपीआई 2024, पैक सिलिका, एमपी 80, जीएम मिसाइल और ईओएस N1 अन्वेषा सैटेलाइट। इसके साथ ही साथ आप लोगों का फेवरेट वन लाइनर करंट अफेयर भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 जारी किया है। तो इसमें क्या बताया है? ईपीआई का यह चौथा संस्करण है और यह अगस्त 2020 से जारी किया जा रहा है, यानी इसका पहला संस्करण अगस्त 2020 में जारी किया गया था और यह चौथा संस्करण है। और निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 4 स्तंभों, 13 उप स्तंभों और 70 संकेतकों में विभाजित किया गया है कि इसके समग्र मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी श्रेणियों में अग्रणी प्रदर्शन करता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो बड़े राज्यों में हम लोग देख लेते हैं, महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर। वहीं बिहार 16वें स्थान पर जगह पाया है। छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? उत्तराखंड पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है, नागालैंड तीसरे पर है, दादर एवं नगर हवेली चौथे पर है, दमन दीव 5वें पर है, गोवा 6ठे पर और त्रिपुरा 7वें पर है। इसके साथ ही साथ 10 जिलों की सूची भी शामिल की गई है। उसमें उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाएगी और जिलों के बारे में पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर वह जिला है जो देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल है। दूसरा देखते हैं, यह ऑनलाइनर देख लेते हैं। राकेश अग्रवाल को एनआईए का प्रमुख बनाया गया है और शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस सुजाय पाल को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये 2011 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 217 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 217 के अनुसार। और इनकी योग्यता क्या होती है? पहले तो भारत के नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों। तीसरा, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। INSV कौंडिल्य, यह अभी जो है कि ओमान पहुंचा है। तो यह स्वदेशी रूप से निर्मित पारंपरिक शैली का पोत है जो गुजरात से मस्कट 18 दिनों की साहसिक यात्रा पर निकला था और ओमान के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर पहुंचा। ओमान के किस बंदरगाह पर पहुंचा है? सुल्तान काबूस बंदरगाह पर पहुंचा है। और ये कौंडिल्य एक 5वीं शताब्दी के नाविक थे जो बहुत ऐतिहासिक और साहसिक यात्रा के लिए प्रसिद्ध रहे। एक और देखते हैं ऑनलाइनर। भारतीय सेना की मेजर स्वाति को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सम्मान दिया गया है और उनको यह किस लिए दिया गया है कि उनका एक परियोजना था इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस में लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? मेजर स्वाति शांति कुमार को। आगे देखते हैं, पैक सिल्का एक अमेरिकी लेड इनिशिएटिव है
और यह एआई क्रिटिकल मिनरल तकनीक की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिटिकल मिनरल तकनीक की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने पर केंद्रित है और एआई और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित करने पर भी केंद्रित है। अब देखते हैं हम MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको DRDO ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी फायर एंड फारगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के एक फायरिंग रेंज में रविवार को किया गया। यह आधुनिक युद्धक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल सैन्य वाहन लॉन्चर से दागी जा सकती है और इसके साथ ही साथ इसे कंधे पर भी रखकर दागा जा सकता है। इसकी कुछ खूबियां हैं। यह इंफ्रारेड इमेजिंग, होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और उच्च प्रदर्शन वाली साइटिंग सिस्टम जैसी स्वदेशी तकनीकों से लैस है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में भारत तथा जर्मनी के बीच कुछ समझौते हुए हैं। कुल 19 समझौते हुए हैं, जिसमें रक्षा, वीजा मुक्त आवागमन, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानव संसाधन जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। EOS N1 अन्वेषा अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। यह हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट प्रकार का पृथ्वी अवलोकन ग्रह है और भारत की तीसरी आंख के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका कोड नेम अन्वेषा है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी की निगरानी करना या कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के अनुप्रयोगों के लिए उच्च रिजोल्यूशन की छवियां प्रदान करेगा, यानी HD इमेजेस भेजेगा। लेकिन यह प्रक्षेपण ही विफल हो गया। यह उपग्रह रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है, जिससे देश की सुरक्षा में मदद मिलती है। इसको इसरो के PSLV-C62 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो PSLV की 64th उड़ान है, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि यह विफल हो गया। लेकिन इसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। इसरो के बारे में, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का प्रमुख भी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब ऑनलाइनर देख लेते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में परम शक्ति लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 को लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। एलिसा हीली, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तान है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।